विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में व्यक्ति परिचय चल रहा था। इसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार, और उन साहित्यकारों में सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी, वर्तमान में बागेश्वर में हुआ। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत, और गंगादत्त पंत जी की 8वीं संतान थे। कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। कई लोग इन्हें गुसैं और या सैं के नाम से भी पुकारते थे। सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि हैं। छायावाद को हाईलाइट करना है आपने, ध्यान देना, छायावादी युग के कवि हैं। इन्हें प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा जाता है। 1938 ईस्वी में पंत जी ने रूपाब नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन किया। इसका डेट याद करना, सन याद करना पड़ेगा आपको। रूपाब नामक मासिक प्रगतिशील जो पत्रिका थी उसका संपादन सुमित्रानंदन पंत जी ने कब किया? 1938 में किया, यानी एट द एज ऑफ 38, क्योंकि 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए पंत जी को मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968, सन भी याद करना पड़ेगा। 1968 किस कृति भी याद करनी पड़ेगी कि 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया गया, किस कृति के लिए दिया गया? आंसर चिदम्बरा के लिए दिया गया। ठीक है, पंत जी को मिला। 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। पंत जी को उनकी रचना लोकायतन महाकाव्य 1964 के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। 1961 ईस्वी में पंत जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण, पद्म अलंकरणों में कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और लास्ट में पद्मश्री, 4 होते हैं पद्म अलंकरण। ठीक है, तो 1961 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। पंत जी की जो रचनाएं हैं वो है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, और छायावादी तथा युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ये प्रगतिशील पंत जी की जो रचनाएं हैं, छायावादी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव एवं गुंजन। और जो आपकी प्रगतिशील रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। तो सारी की सारी याद करनी है आपको। उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। और ये भी ध्यान रखना कि छायावाद कौन सी है और प्रगतिवादी कौन सी। ठीक है। उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा ये नव मानवतावादी रचनाओं के अंतर्गत आती है। स्पर्श किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ पंत जी की अंतश्चेतनावादी रचनाएं हैं। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। पंत जी कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत के नाम पर 2015 ईस्वी में डाक टिकट जारी हुआ। पंत जी के परामर्श पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया था। और ये ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब हुआ? 1957 में हुआ। ये क्वेश्चन बना हुआ, पीसीएस में पूछा गया बहुत पहले, जब नया नया उत्तराखंड बना था, कि किसके कहने पर ऑल इंडिया का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया, या ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया? आंसर सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, तो आपने रचनाएं जरूर याद करनी है। साथ में मैंने कहा ज्ञानपीठ का सन याद करना है, चिदम्बरा याद करना है, 1968 याद करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बने। रूपाब नामक पत्रिका का किस प्रकार की पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी, प्रगतिशील पत्रिका थी, 1938 में संपादन किया। ये सब चीजें याद करनी है। अगला शैलेश मटियानी पुरस्कार, सॉरी शैलेश मटियानी। अगली पर्सनैलिटी कौन है? अगले साहित्यकार हैं शैलेश मटियानी। तो शैलेश मटियानी का जन्म 1931 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था। शैलेश मटियानी जी राज्य के आंचलिक कथाकार और कथा शिल्पी थे, जिनका मूल नाम रमेश सिंह मटियानी था। क्या नाम था? अब शैलेश क्यों रखा है इन्होंने? शैलधन ईश, पर्वतों के राजा। शैलधन ईश मतलब हिमालय राज। ठीक है, तो रमेश सिंह मटियानी जी का ही नाम शैलेश मटियानी है। बाद में शैलेश मटियानी ने विकल्प और जनपक्ष नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा
प्रेमचंद्र पुरस्कार प्रदान किया गया इन्हें। मुठभेड़ उपन्यास के लिए इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार प्रदान किया गया। शैलेश मटियानी की जो कुछ कहानी संग्रह हैं वो कौन कौन सी हैं? तो दो दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हत्यारे, नाच जमूरे नाच, और उनका पहला कहानी संग्रह मेरी 33 कहानियां। पहला कहानी संग्रह कौन सा है? मेरी 33 कहानियां। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, चील क्या? चील किसका कहानी संग्रह? आंसर शैलेश मटियानी। जो सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं उत्तराखंड राज्य के, उनको शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है, ये पता है ना? जो देश के होते हैं उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन राज्य में शिक्षकों को जो उच्च पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा? शैलेश मटियानी। 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है, थोड़ा बहुत शायद इंक्रीमेंट भी मिलता होगा। अगला, शैलेश मटियानी के कुछ उपन्यास जो हैं वो बोरीबल्ली से बोरीबंदर तक, बोरीबल्ली से बोरीबंदर, दूसरा है कबूतर खाना, तीसरा चौथी मुट्ठी, अगला है एक मूठ सरसों, अगला भागे हुए लोग, अगला छोटे छोटे पक्षी, अगले उगते सूरज की किरण, अगली रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़ और चंद औरतों का शहर। ये क्या है? उनके उपन्यास है, चंद औरतों का शहर। मटियानी जी का पहला उपन्यास जो था वो बोरीबल्ली से बोरीबंदर तक था। क्या था? शैलेश मटियानी का निबंध संग्रह कागज की नाव और कभी कभार, कागज की नाव और कभी कभार। इतना क्लियर हो गया? अगले हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था, केदारनाथ पांडे। इनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे। तो केदारनाथ पांडे जी को ही हम राहुल सांकृत्यायन के नाम से जानते हैं, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा वाले, है ना? अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा भी लिखी थी इन्होंने। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी गई थी। 1950 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन ने नैनीताल में आवास बनाया। 1963 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हो गई। 1963 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत की रचना की। मध्य एशिया का इतिहास के लिए 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास भागो नहीं दुनिया बदलो, भागो नहीं दुनिया बदलो। राहुल सांकृत्यायन की कहानियां जो हैं वो वोल्गा से गंगा, वोल्गा जो है यूरोप में बहती है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? वोल्गा। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर डेन्यूब है, लेकिन सबसे बड़ी नदी जो है वोल्गा है। डेन्यूब गिरती है कहाँ? ब्लैक सी में। और वोल्गा कहाँ गिरती है? वोल्गा यूरोप की सबसे, रूस में भी है वोल्गा, यूरोप की सबसे बड़ी नदी बोला जाता है वोल्गा को। वोल्गा से गंगा। अगला है कनैल की कथा। किसकी? कनैल की कथा। अगला बहुरंगी मधुपरी, बहुरंगी मधुपरी। और अगला है सतमी के बच्चे हैं, सतमी के बच्चे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वोल्गा कैस्पियन सी में गिरती है, गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मेघना जी के नाम से। किस नाम से? राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत जो है वो किन्नर देश की ओर, और दूसरा मेरी लद्दाख यात्रा, रूस के 25 वर्ष, रूस के 25 वर्ष। ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं अलग अलग पेपरों में। अगले अजय सिंह रावत जी। अजय सिंह रावत जी का संबंध पिथौरागढ़ से है। अजय सिंह रावत जो है वो वानिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। ये वानिकी शोध की सबसे पुरानी संस्था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वियना के प्रथम एशियाई चेयरमैन रहे हैं। अजय रावत जी द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट और मैन एंड फॉरेस्ट है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट और मैन एंड फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में, वानिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्ति अजय सिंह रावत जी। अगले हैं अबोध बहुगुणा। अबोध बहुगुणा पौड़ी से हैं, जिन्होंने प्रथम गढ़वाली काव्य भूमियाल की रचना की। इस कारण बहुगुणा जी को गढ़वाली साहित्य का खिलता हुआ बुरांस कहा जाता है। खिलता हुआ बुरांस, खिला हुआ बुरांस। गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस किन्हें बोलते हैं? अबोध बहुगुणा। अबोध बहुगुणा द्वारा रचित प्रसिद्ध एकांकी जो है वो चक्रचाल है। पिक्चर भी बनी है इस पर शायद, चक्रचाल पर, है ना? बहुगुणा द्वारा रचित नाटक अंतिम गढ़ और डूबता हुआ गांव, अंतिम गढ़ और डूबता हुआ गांव। अगले हैं गोपेश्वर कोठियाल। गोपेश्वर कोठियाल जी का जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ। इन्होंने हेमल घाटी टिहरी में इंटर कॉलेज की स्थापना की थी। 1947 ईस्वी में देहरादून से भगवती प्रसाद पांथरी, गोपेश्वर कोठियाल, तेजराम भट्ट ने मिलकर प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका युगवाणी का संपादन किया था। बाद में इस पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन पर का पूरा भार इन्होंने ले लिया था। तो युगवाणी मेरे ख्याल से आज भी आती है, युगवाणी
पत्रिका का प्रकाशन और संपादन गोपेश्वर कोठियाल। अगले हैं गोविंद चातक। गोविंद चातक जी का पूरा नाम जो है वो गोविंद सिंह भंडारी था। गोविंद सिंह भंडारी, भंडारी, ठीक है। टिहरी गढ़वाल निवासी गोविंद चातक जी गढ़वाली में रहबार और अंगारा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। गोविंद चातक की प्रमुख रचनाएं जो है केकड़े, ये क्वेश्चन बना हुआ केकड़े वाला, केकड़े किसकी रचना है? आंसर गोविंद चातक जी की। अगला दूर का आकाश, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रहे और काला मुंह, इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। लोक संस्कृति का संदर्भ, मध्य हिमालय और मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, गढ़वाली बोली के संबंध में जानकारी देने वाले उनकी पुस्तकें हैं। गोविंद चातक का एकांकी संग्रह जो है वो जंगली फूल है। क्या है? जंगली फूल। अगले मनोहर श्याम जोशी, इनके नाटक देख के तो बड़े हुए हम, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म 1933 ईस्वी को अजमेर में हुआ था। मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी थे। कहाँ के? अल्मोड़ा के। 1982 में दूरदर्शन पर आने वाला प्रथम नाटक हम लोग, एक जमाना था जब टीवी में एक ही नाटक आता था, हम लोग, धारावाहिक को मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जोशी जी ने हिंदी फिल्म पापा कहते हैं की कहानी लिखी थी। आमिर खान की पिक्चर है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, है ना, बेटा हमारा कुछ ऐसा काम करेगा। उस जमाने का हिट गाना है, सुपर हिट गाना। किस जमाने का? बहुत पहले का, जब आमिर खान अपना कैरियर शुरू कर रहे थे, ठीक है। चलो जी, तो पापा कहते हैं, क्या कहते हैं? बड़ा नाम करेगा। और करते क्या है फिर पिक्चर देख लेना, उसमें देखना क्या नाम करते हैं, ठीक है। चलो जी, मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा, क्याप और कसब, कौन हूं मैं, उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारिणी। मनोहर श्याम जी जोशी जी द्वारा लिखित धारावाहिक जो है हमराही, ये पहले नाटक आता था। भैया जी कहिन, ये भी नाटक आता था। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये भी नाटक आता था। और बुनियाद, ये भी नाटक था। ये पहले दूरदर्शन के नाटक थे। और ये ऐसे नाटक थे, बुनियाद अगर मैं आपको बताऊं, ये नाटक हमें ये बताते थे, दरअसल हम इन्हीं नाटकों को देखकर बड़े हुए। ये नाटक बताते थे कैसी भी परिस्थिति आ जाए परिवार को जोड़ के रखना है। क्या रखना है? जोड़ के रखना है। कैसी भी विषम से विषम परिस्थितियों में भी परिवार को जोड़ के रखना है। इसमें एक पात्र थे हवेली राम जी। अगर उस एज ग्रुप का तो कोई भी नहीं है यहाँ पर कभी उस पर देखना आप किसमें। और वर्तमान में जो मैं देख रहा हूँ नाटक जो आ रहे हैं टीवी पे, वो परिवार तोड़ने वाले आ रहे हैं। बहुत ज्यादा समृद्धि दिखाई जा रही है, जबकि वास्तविकता से परे है वो, ठीक है भाई। एक बिलो पॉवर्टी लाइन का जो बच्चा है, बीपीएल परिवार का जो बच्चा है, वो जब इतनी समृद्धि देखता है तो उसके मन में क्या आता है? बस उसको लगता है कि जीवन में क्या सिर्फ भौतिकवाद ही सब कुछ है। जबकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो नाटक हैं वो ये हैं, कौन से? हाँ, तो इन नाटकों को देखकर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता था, लेकिन अभी के नाटकों को देखकर अगर कोई गांव का आदमी है, उसके अंदर पहले इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जा रहा है कि मैं गांव का आदमी, ठीक है। अगला क्याप और कसब, जोशी जी की कुमाऊनी उपन्यास है। कुमाऊनी उपन्यास कौन कौन से हैं? एक है क्याप और एक है कसब। तो इस प्रकार का लेखन होना चाहिए भाई। दूसरी चीज, पापा कहते हैं, अगर मैं पिक्चर बताऊं तो उसमें क्या है कि या जो आपने पिक्चर देखी होगी मोहब्बतें, देखिए, इन सब पिक्चरों में आपको वो दिखाया जा रहा है जो आप देखना चाहते हो, यानी शिक्षक की बेइज्जती, है ना, और प्रेम प्रसंग, ये सब दिखाया जाता है। अगर किसी में ये दिखाया जाए, किसी व्यक्ति की संघर्ष की कथा दिखाई जाए, जैसे अभी 12th फेल आई, 12th फेल वो एक अच्छी मूवी है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत मसाला डालना पड़ता है, क्योंकि वरना जनता जो है वो बोर हो जाती है एकदम से। या फिर गदर जैसी मूवी का मसाला चाहिए आपको, जो क्या होती है जिसमें आप हैंडपंप से पाकिस्तानियों का सर फोड़ना चाहते हैं, तो थोड़ा वास्तविकता के नजदीक आइए। पिंजर जैसी मूवी भी देखिए, जो वास्तविकता थी उस जमाने की, पिंजर, है ना, जिसमें बताया गया कि क्या भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो क्या क्या हुआ, वो पिंजर में पता है। पिंजर देखिएगा, फ्लॉप हो गई इस देश में। चलो जी, अगला बहुत अच्छी मूवी है ब्लैक, देखिएगा, अमिताभ बच्चन की, जिसमें कि एक मेंटली जो वीक बच्चा है, वो उसको किस तरह से वो पढ़ाते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें बता रखी है। कितने साल तक वो लड़की पढ़ती रहती है और उसके बाद फिर डिग्री प्राप्त करती है, क्योंकि एक जिद होती है उसे एक डिग्री प्राप्त करने, है ना।
अगले पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जन्म 1901 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। बर्थवाल जी हिंदी विषय के डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके शोध ग्रंथ का विषय द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री था, जो अंग्रेजी भाषा में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति उत्तराखंड के पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। और इनका जो शोध ग्रंथ का विषय था, यानी जब रिसर्च कर रहे थे तो सब्जेक्ट था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, और अंग्रेजी भाषा में था, और हिंदी विषय में डॉक्टरेट प्राप्त कर रहे थे। बर्थवाल जी का बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। किस नाम से? अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। इन्होंने हिलमैन नामक पत्रिका का भी संपादन किया। किसका? हिलमैन नामक पत्रिका का संपादन किया। बर्थवाल जी की जो रचनाएं हैं वो गद्य सौरभ है, गोरखवाणी है, रैदास की साखी है, कबीर की साखी है, रूपक रहस्य, कबीर ग्रंथावली। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने मिस्टिज्म इन हिंदी पोइट्री लिखी। मिस्टिज्म इन हिंदी पोइट्री लिखी। अगले मंगलेश डबराल, बड़े इंपॉर्टेंट है। डबराल जी का जन्म 1948 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में हुआ था। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य के लिए सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? हम जो देखते हैं के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह हैं। पहाड़ पर लालटेन, गजब, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1981, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, और आवाज भी एक जगह है। आवाज भी एक जगह है। मंगलेश डबराल का गद्य संग्रह जो है वो लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। कवि का अकेलापन। मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत जो है वो एक बार आयोवा है। 9 दिसंबर सन 2020 को मंगलेश डबराल जी का देहांत हो गया। ठीक है। अगले शेखर जोशी। शेखर जोशी जी का जन्म 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था। शेखर जोशी जी की जो रचनाएं हैं वो है मेरा पहाड़, कोसी का घटवार, एक पेड़ की याद, अगला है हलवाहा, दाजू व डांगरी वाले। शेखर जोशी की कहानी संग्रह जो है वो नौरंगी बीमार है। एक पेड़ की याद रचना के लिए 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले हैं डॉक्टर गिरिराज शाह। गिरिराज शाह का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना की। गिरिराज शाह पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। गिरिराज शाह द्वारा लिखित पुस्तकें उत्तराखंड की संत परंपरा, फूलों की घाटी और तीसरे शहर की तलाश। अगले गौरापंत सिवानी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जन्म 1923 में राजकोट गुजरात में हुआ था। मूल रूप से अल्मोड़ा की निवासी थी। गौरापंत को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 और 1981 में पद्मश्री, 1997 में हिंदी सेवा निधि राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। शिवानी इनका उपनाम है। लेखिका गौरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। गौरापंत की जो रचनाएं हैं वो विषकन्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। विषकन्या, 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी और कृष्णाकली। शिवानी जी की कहानी संग्रह लाल हवेली और पुष्पहार। शिवानी जी ने वामा पत्रिका में भूल भुलैया शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर लेख लिखे। शिवानी जी के उपन्यास जो है कैंजा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। कैंजा एक मैंने ऊपर बता दिया, विषकन्या, 14 फेरे और एक ये कैंजा से क्वेश्चन बना हुआ। शिवानी जी के जो उपन्यास है कैंजा, शमशान, चंपा और स्वयं सिद्धा। कौन सा? स्वयं सिद्धा। ठीक है। अगले हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण। अपनी घुमक्कड़ी के कारण इन्हें चारण कहा जाता है, उपनाम है इनका चारण। डबराल जी का जन्म 1912 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इन्हें चारण एवं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द उत्तराखंड कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। डबराल जी के पिता का नाम कृष्णदत्त डबराल और माता जी का नाम भानुमति था। डबराल जी की कर्मस्थली दुगड्डा थी, जहां उन्होंने अपने घर पर उत्तराखंड विद्या भवन नाम से पुस्तकालय एवं संग्रहालय खोला। दुगड्डा के वीर गाथा प्रेस से वीर गाथा प्रकाशन नाम से पुस्तकों का विमोचन करते थे। भूगोल विषय में पीएचडी के समय इनके शोध का विषय था अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बना हुआ पीसीएस में कि शिव प्रसाद डबराल चारण जब पीएचडी कर रहे थे भूगोल विषय में तो इनका शोध विषय क्या था? तो अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन और
ऋतुकालीन प्रवास। उपत्यका और आदित्यका पढ़ा होगा आपने, आदित्यका और उपत्यका, पहाड़ के ऊपरी भाग को और पहाड़ के नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो एक को कहते हैं आदित्यका, एक को कहते हैं उपत्यका। ठीक है। शिव प्रसाद डबराल जी को 1962 में पीएचडी की उपाधि दी गई, यानी डॉक्टर बन गए। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण का परिवार उत्तरांचल का एक ऐसा अनोखा परिवार है जिसमें 8 सदस्य साहित्यिक डॉक्टर हैं। कितने? 6 सदस्य साहित्यिक डॉक्टर हैं। 6 सदस्य साहित्यिक डॉक्टर हैं। एक हमारे गुरुजी भी रहे हैं केमिस्ट्री के, डबराल सर। ठीक है, उन्हीं के परिवार से। अगला, शिव प्रसाद डबराल जी की प्रमुख रचनाएं जो हैं, उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, गढ़वाली मेघदूत, उत्तरांचल के अभिलेख व मुद्रा, उत्तराखंड के पशुचारक, उत्तराखंड के भूटांतिक। डबराल जी का निधन जो हुआ है वो 1999 में हुआ था। ये गढ़वाली मेघदूत जो है भाई जमलोकी जी की होनी चाहिए। वैसे जमलोकी जी ने भी लिखी है गढ़वाली मेघदूत, डबराल जी ने भी लिखी है गढ़वाली मेघदूत। पहले जो लिखी है वो मुझे लगता है जमलोकी जी ने लिखी है, धर्मानंद जमलोकी जी ने लिखी है शायद, है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा, गढ़वाली मेघदूत धर्मानंद जमलोकी, और गढ़वाली मेघदूत शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने भी लिखी है। अगला मुकुंद राम बड़थवाल भाई। मुकुंद राम बड़थवाल जी का जन्म 1887 ईस्वी में पौड़ी में हुआ था। ये संस्कृत और ज्योतिष के महान विद्वान थे। इन्हें दैवज्ञ के नाम से भी जाना जाता। दैवज्ञ से क्वेश्चन बना हुआ है पीसीएस में। दैवज्ञ किसका उपनाम था? आंसर मुकुंद राम बड़थवाल का। बड़थवाल जी ने ज्योतिष में 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की, जिस कारण भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने इन्हें अभिनव वारा मिहिर की उपाधि दी। अभिनव वारा मिहिर की उपाधि से किन्हें विभूषित किया गया था? आंसर मुकुंद राम बड़थवाल जी को। मुकुंद राम बड़थवाल जी की जो रचनाएं हैं वो हैं जातक सूत्रम, ज्योतिष रत्नाकर और मुकुंद कोश, और मुकुंद कोश। अगली है इला चंद्र जोशी। उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन है? इलाचंद्र जोशी। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन है? इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी जी का जन्म 1902 में अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने अल्मोड़ा से सुधारक नामक हस्तलिखित साहित्यिक पत्रिका निकाली थी। इलाचंद जोशी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो जहाज का पंछी, ये क्वेश्चन बना हुआ जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, सन्यासी, घृणामयी, प्रेत और छाया, ये सब इनके रचनाएं हैं। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास धारा के प्रवर्तन का श्रेय इलाचंद जोशी जी को जाता है। इलाचंद जोशी जी की एकमात्र कविता संग्रह जो है वो विजनवती है। कौन सी कविता संग्रह? विजनवती है। इलाचंद जोशी जी की अन्य कहानियां जो है खंडर की आत्माएं, मुक्तिपथ, आहुति, महापुरुषों की प्रेम कहानियां, महापुरुषों की प्रेम कहानियां। इतना क्लियर हो गया? बाकी इसके बाद अगले लेक्चर में बताऊंगा।